भारतीय संविधान में ना एक ऐसा हिस्सा है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन सच कहूं तो वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम बात कर रहे हैं पार्ट 13 की। हाँ, वही प्रावधान जो पूरे भारत को एक बहुत बड़े, बिना किसी रुकावट वाले बाजार में बदल देता है। अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पंजाब में बैठा एक किसान अपनी गेहूं की फसल को बिना किसी दिक्कत के सीधे तमिलनाडु में कैसे बेच लेता है? और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई बॉर्डर टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता? देखिए, इसका सीधा सा जवाब हमारे संविधान के पार्ट 13 में छुपा हुआ है। हमारे संविधान बनाने वालों का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत को एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया जाए। एक ऐसा देश जहां व्यापार करने पर, सामान ले जाने पर कोई अंदरूनी रोक टोक ना हो। तो इस इकोनॉमिक यूनियन के सपने को सच करने के लिए संविधान में एक बहुत ही बेसिक, एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल रखा गया। आप इसे एक सुनहरा नियम भी कह सकते हैं, जिस पर भारत के पूरे व्यापार की नींव टिकी हुई है। और ये नियम हमें मिलता है सीधे सीधे आर्टिकल 301 में, जो बहुत ही साफ शब्दों में एक पावरफुल बात कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। मतलब पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करना पूरी तरह से आजाद होगा, फ्री होगा। तो ये जो वादा है, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सामान, सर्विसेज और यहां तक कि लोग भी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी भी रोक टोक के आ जा सकते हैं। इसका मकसद ही यही था कि पूरे देश को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाया जाए। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या व्यापार की यह आज़ादी एब्सोल्यूट है? क्या इस पर कोई किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब है नहीं। ये आज़ादी बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं है। दरअसल हमारा संविधान खुद ही कुछ जरूरी रुकावटों की इजाजत देता है, लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ बहुत ही खास हालात में। और देखिए, मजे की बात यह है कि पाबंदी लगाने की ये पावर पार्लियामेंट और स्टेट्स के बीच बहुत सोच समझकर बांटी गई है। आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोक हित में व्यापार पर रोक लगा सकती है। वहीं आर्टिकल 304 राज्यों को भी कुछ अधिकार देता है, पर कई शर्तों के साथ, जैसे टैक्स भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए और कोई भी रोक लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी ही होगी। तो असल में ये पाबंदियां दिखती कैसे हैं? देखिए, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में मान लीजिए देश में किसी चीज की कमी हो गई तो उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर टैक्स लगा सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो अपने ही राज्य में बनने वाले वैसे ही सामान पर भी उतना ही टैक्स लगा रहे हों। कोई भी राज्य खुद को दूसरों से ऊपर नहीं रख सकता। तो एक तरफ है व्यापार की पूरी आजादी और दूसरी तरफ है ये जरूरी पाबंदियां। अब जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो रेफरी कौन बनता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अपने फैसलों से इस नाजुक बैलेंस को बनाने का काम किया है। तो कोर्ट के सामने सबसे पहला सवाल यही आया कि भाई आखिर किस तरह के टैक्स को हम व्यापार में एक अवैध रुकावट मानेंगे? और इसी सवाल ने एक बहुत ही लैंडमार्क केस को जन्म दिया। ये केस था 1961 का अथियाबारी टी कंपनी केस। हुआ ये कि असम सरकार ने अपने राज्य से गुजरने वाली चाय पर एक टैक्स लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि ये टैक्स गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर और तुरंत व्यापार के फ्री फ्लो को रोक रहा था। और यहीं से, इसी फैसले से एक बहुत ही जरूरी लीगल प्रिंसिपल निकला जो आज भी इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट टेस्ट। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर किसी कानून का पहला और सीधा असर व्यापार को रोकने पर पड़ रहा है तो वो कानून अमान्य होगा। इस फैसले के बाद एक और सवाल उठना लाजमी था। क्या इसका मतलब ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सामान पर किसी भी तरह का टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता? कोर्ट ने बहुत ही जल्द इस बात को भी साफ किया। ठीक एक साल बाद 1962 में ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का केस सामने आया। इसमें राजस्थान ने अपने राज्य की सड़कों को इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाया था। इस बार कोर्ट ने टैक्स को सही ठहराया। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि यह टैक्स कंपेंसेटरी था, यानी इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव के लिए हो रहा था, और अच्छी सड़कें तो व्यापार में मदद करती हैं, रुकावट नहीं बनती। और यहीं से जन्म हुआ दूसरे बड़े सिद्धांत का, कंपेंसेटरी टैक्स डॉक्ट्रिन, यानी क्षतिपूरक कर का सिद्धांत। मतलब वो टैक्स जो व्यापार को सुविधाएं देने के लिए वसूले जा रहे हैं वो पूरी तरह से वैध हैं,
वो व्यापार पर बोझ नहीं है, बल्कि उसे आसान बनाने का एक जरिया है। तो देखिए ये स्लाइड कोर्ट की सोच के सफर को कितने अच्छे से दिखाती है। 1961 में अत्याबारी केस ने डायरेक्ट इफेक्ट टेस्ट की नींव रखी। फिर 1962 के ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट केस ने कंपेंसेटरी टैक्स का जरूरी आइडिया जोड़ा। और फिर 2016 में जिंदल स्टेनलेस केस ने इन दोनों सिद्धांतों को और भी मजबूत कर दिया। तो हमने आर्टिकल्स देखे, उन पर लगी पाबंदियों को समझा और अदालती मामलों के इस पूरे सफर को भी देखा। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर इस पूरी व्यवस्था से हमें क्या समझना चाहिए? तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि संविधान का लक्ष्य कोई अंधी या अनलिमिटेड आज़ादी देना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है एक डायनामिक बैलेंस बनाना, एक ऐसा संतुलन जहां एक तरफ तो पूरे देश का एक यूनिफाइड मार्केट हो और दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ निष्पक्ष नियम भी बने रहें। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, कोई भी कानून व्यापार को सीधे तौर पर नहीं रोक सकता। दूसरी, व्यापार को सुविधा देने वाले टैक्स जैसे कि सड़क बनाने के लिए वो वैध हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी राज्य टैक्स के मामले में किसी दूसरे राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। ये सारे सिद्धांत, ये सारे नियम 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये उस जमाने में बने थे जब व्यापार का मतलब था ट्रकों और ट्रेनों में लदा हुआ सामान। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिद्धांत डिजिटल कॉमर्स और डेटा फ्लो की इस नई अर्थव्यवस्था पर भी वैसे ही लागू होंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।